आज हम अपने लेक्चर को कूलॉम्स लॉ के आगे बढ़ाएंगे। कल लास्ट टर्म पे हमने जो पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के लिए। तो उसमें हमने देखा था कि अगर दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स हो Q1 एंड Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस हो r, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल k की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हमने आपको बताई थी, इट इज आइदर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हम लास्ट टाइम पे पढ़े थे। तो स्मॉल k की जो वैल्यू हमने रखी और ये फार्मूला, ये वैल्यूज किस में थी? एसआई सिस्टम में एयर या वैक्यूम के लिए, ठीक है ना। तो एसआई सिस्टम में एयर या वैक्यूम के लिए ये वैल्यू स्मॉल k की अगर हम रखें इक्वेशन 1 में, तो फोर्स के लिए तो F रहेगा और एयर या वैक्यूम यानी फ्री स्पेस के लिए F के साथ सफिक्स में हम लगा देते हैं 0, तो F नॉट। F नॉट मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। F नॉट इक्वल्स टू, अगर स्मॉल k की जगह रखें हम तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं इनटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये आ गया इक्वेशन 2, ये अपन पढ़ चुके थे। और इसकी जगह हम चाहें तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख सकते हैं। तो F नॉट इक्वल टू जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? इसे हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब कूलॉम्स लॉ जब आता है तो साथ में एक कुंचला क्वेश्चन और जोड़ देते हैं कि स्टेट कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड डिफाइन यूनिट चार्ज ऑन इट्स बेसिस। तो आज हम डेफिनेशन देने जा रहे हैं यूनिट चार्ज की। कैसे डिफाइन करेंगे यूनिट चार्ज को? तो यहीं से हम डेफिनेशन बनाएंगे यूनिट चार्ज की। तो अगर डिफाइन करने के लिए आता है यूनिट चार्ज, तो डायरेक्ट डिफाइन नहीं करेंगे हम, पहले उसकी डेफिनेशन निकालेंगे, मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इफ Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q कूलॉम, ठीक है कि नहीं? मतलब कि दोनों जो चार्जेस हैं, हमारे दो चार्जेस हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। तो दो चार्जेस कैसे हो गए? इक्वल मैग्नीट्यूड के, और साइन कुछ नहीं लगा, मतलब दोनों पॉजिटिव है, मतलब सिमिलर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ टू सिमिलर चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो ये दो सिमिलर चार्जेस हो गए सेम मैग्नीट्यूड के। अब यहां पे हम r इक्वल टू ले लेते हैं 1 मीटर। r मतलब उनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना ले रहे हैं हम? 1 मीटर। यानी हम कह सकते हैं r कैप्ट 1 मीटर अपार्ट, r कैप्ट 1 मीटर अपार्ट। कहां रखे हैं? तो ये पूरा जो फॉर्मूला भी ये बताया मैंने, ये फॉर एयर और वैक्यूम है, तो हम कह सकते हैं इन एयर और वैक्यूम। तो इतनी बात को पकड़ना पहले, ठीक है ना। अपन डेफिनेशन देने जा रहे हैं यूनिट चार्ज की, तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं? क्या लिया अपन ने? कितने चार्जेस लिए हैं? दो चार्जेस। दो चार्जेस कैसे हैं? सेम मैग्नीट्यूड के और सिमिलर चार्जेस हैं। और कितनी दूरी पे रखे हैं? 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं। कहाँ रखे हैं? एयर और वैक्यूम में रखे हैं। इतनी बात को मिला के अपन जो बोलेंगे तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि इफ टू सिमिलर चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर कैप्ट 1 मीटर अपार्ट, कहाँ? इन एयर और वैक्यूम। और सिमिलर चार्जेस से तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल। तो एज यू नो वेरी वेल कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और कितने फोर्स से करें? तो उनके बीच का जो फोर्स है F, एयर में फोर्स F नॉट कह रहे हैं, और ये कितना हो? 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन। मतलब इस बात में हम आगे ये बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि एंड रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो रखें। अब इसके बाद ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं कहां? इक्वेशन 3 में। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, इक्वेशन 3 में अगर हम रख दें ये सारी चीजें, तो पहले देखिए ये है इक्वेशन 3, F नॉट की जगह रखेंगे हम F नॉट की वैल्यू। तो F नॉट की वैल्यू हमारी क्या है? वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये F नॉट की जगह रखा है इक्वेशन 3 में, इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू
अब Q1 की जगह अभी हम रखेंगे क्या, Q इंटू Q2 की जगह भी क्या रखेंगे हम, Q। तो Q1 Q2 बोथ आर Q एंड अपॉन में r का स्क्वायर है, r कितना लिया अपन ने 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये जो 9 इंटू 10 पावर 9 है यहाँ पे इंटू हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, उधर जाके डिवाइड होगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यही कैंसिल कर दे रहा हूं। तो अब यहाँ तो कुछ नहीं 1 हो जाएगा, और यहाँ Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी Q स्क्वायर अपॉन 1 यानी Q स्क्वायर हो गया। और राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया, ये कट गया तो 1 बचा, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 1 बचा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ले लेंगे, 1 का रूट लेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 1, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो क्या आ गया हमारा 1 कूलम, एंड 1 कूलम मतलब आपको बताया था 1 कूलम मतलब यूनिट चार्ज। तो इस तरह से हमारा यूनिट चार्ज आ गया। अब यूनिट चार्ज कौन आया है, Q, और Q इक्वल है दोनों के, मतलब ईच चार्ज हमारा जो है इस कंडीशन में यूनिट चार्ज कहलाएगा। समझ में आगे नहीं आया, तो डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, पहले तो इतना मैथमेटिकली कर लेंगे, इतना मैथमेटिकल करने के बाद फिर अपन इतना और ऐड करेंगे कि thus if two similar charges of same magnitude are kept 1 meter apart, कहां, तो इन एयर और वैक्यूम, एंड सिमिलर है तो क्या करेंगे, रिपेल, एंड रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ, फोर्स कितना है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, एंड रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन। इतना तो अपन को याद ही हो गया होगा लगभग, इसके बाद इतना और ऐड कर देंगे, देन ईच चार्ज इज कॉल्ड यूनिट चार्ज। तो ये चार्ज को हम क्या कहेंगे, यूनिट चार्ज। ये डेफिनेशन बन गई यूनिट चार्ज की, पर डायरेक्ट नहीं देना डेफिनेशन, पहले यूनिट चार्ज हेडिंग डाल के इतना मैथमेटिकल करेंगे, देन उसके बाद लिखेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं क्या, कि thus if two similar charges of same magnitude are kept 1 meter apart in air or vacuum and repel each other by a force of 9 into 10 to power 9 Newton, then each charge is called unit charge। क्लियर है? तो देखिए ये बात हमने जो की यूनिट चार्ज समझ में आ गया, कूलम्स लॉ स्टेट कर दिया, यूनिट चार्ज डिफाइन कर दिया। कल हमने आपको बताया था, ये तो बात हो गई कहाँ, एयर या वैक्यूम की। अगर हम किसी मीडियम में जाते हैं तो इन एनी मीडियम, देखिए मीडियम में हमने दो चार्जेस के बीच के फोर्स को डिनोट किया था Fm से। तो Fm इक्वल टू हमने फार्मूला जो कल आपको बताया था, वो बताया था F नॉट अपॉन K की जगह में एप्सिलॉन R भी यूज कर सकते हैं, तो Fm इक्वल टू F नॉट अपॉन K और एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें हम अगर F नॉट की जगह F नॉट की वाली वैल्यू पुट कर दें, तो F नॉट की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो यहां पुट करें, वो अपॉन में K है, तो ये अपॉन वाला K है वो यहाँ नीचे एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा Fm का, Fm इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एयर में ही था F नॉट, F नॉट में नीचे मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, K का डिनोमिनेटर में, तो एप्सिलॉन नॉट K एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, आया बात समझ में? और हम कैपिटल K की जगह एक और चीज भी यूज कर सकते हैं, और वो दूसरी चीज क्या है, एप्सिलॉन R, वो यहां पुट कर दें तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है हमारा, Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? दोनों एक ही बात है। ये किसके लिए हो गया, मीडियम के लिए, ये किसका हो गया, एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए, और ये फॉर्मूला कूलम्स लॉ का फॉर्म किसके लिए, फॉर एनी मीडियम। अलग अलग मीडियम के लिए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K या एप्सिलॉन R की वैल्यूज अलग अलग होती हैं, कल बताई थी आपको हमने। और डिपेंड कैसे कर रहा है Fm K पर या एप्सिलॉन R पे, इनवर्सली, यानी किसी मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा होगी, उस मीडियम में दो चार्जेस के बीच का फोर्स उतना कम लगेगा। क्लियर है? यहां पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी। अब एप्सिलॉन नॉट लग गया, इसका मतलब है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, क्या होती है, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको लास्ट टाइम पे बता दिया था, ठीक है ना।
लेकिन एप्सिलॉन आर आपको बताता है इट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, डायरेक्टरी कांस्टेंट भी कह सकते हैं कैपिटल के। इसकी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का प्रोडक्ट, या कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट और के का प्रोडक्ट, ये क्या है ये आपको बता देते हैं। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के, दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन। अब ओनली एप्सिलॉन क्या है, तो भाई एप्सिलॉन तो परमिटिविटी तो है ही, अब ना जीरो लगा ना आर लगा, सिर्फ एप्सिलॉन है, तो इट रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर है कि नहीं? तो तीन परमिटिविटी हमने पढ़ ली, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं परमिटिविटी को, और तीन जो है वो कौन कौन सी हैं? एक केवल एप्सिलॉन कह दिया मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस एप्सिलॉन में नॉट लग गया, तो नॉट किसके लिए हम लगा रहे हैं? फ्री स्पेस के लिए, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन में आर लग गया तो आर पर रिलेटिव हो गया, तो वो बन गई एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इज दैट क्लियर? तो अगर हम एप्सिलॉन आर की जगह एप्सिलॉन लिख दें या एप्सिलॉन के की जगह एप्सिलॉन लिख दें, तो एक फॉर्मूला ये बन सकता है एफएम का, तो therefore force between two charges in any medium FM equals to 1/4 पाई, तो ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर इन दोनों की जगह इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? एप्सिलॉन। तो हम सिर्फ एप्सिलॉन लिख सकते हैं इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया फॉर्मूला, कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, स्केलर में अपन ने पढ़ा भी है। अब हम कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने वाले हैं इन वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में कहीं कोई दिक्कत समझ में आया? मेन फॉर्मूला ये है आप इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स अब हम कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में। अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था स्केलर फॉर्म में, अब हम कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। तो स्केलर फॉर्म में क्या देखा था हमने कि अगर हमारे दो चार्जेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स हैं Q1 और Q2, जिनके बीच का डिस्टेंस है r, तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है कैपिटल F, वो होता है स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ स्केलर फॉर्म में, जो बता रहा है सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में। अभी ये क्लियर नहीं हो रहा कि दो चार्जेस जो है Q1 Q2, भाई फोर्स तो दोनों लगा रहे हैं दूसरे पे, बट ये पता नहीं चल रहा कि कौन लगा रहा है किस पे, यहाँ पे कौन किस पे लगा रहा है ये पता नहीं चल रहा, और डायरेक्शन क्या होगी ये भी पता नहीं चल रहा स्केलर फॉर्म में। बट वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हम ये भी बताएंगे कि कौन लगा रहा है किस पे और डायरेक्शन क्या होगी। तो पहले सबसे पहले हम अगर निकालें तो मान लो Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है हम वो निकालते हैं। तो हम पहले निकालते हैं क्या? फोर्स exerted by Q1 on Q2। कौन सा फोर्स निकालने जा रहे हैं हम? जो Q1 लगा रहा है किस पे? Q2 पे। तो भाई इस फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में एक तो पहली बात है वेक्टर तो एरो लग जाएगा ऊपर। अब वेक्टर फॉर्म में ये मेंशन करना जरूरी कि कौन लगा रहा है किस पे, सिर्फ एफ से काम नहीं चलेगा। तो यहां पे हम नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे कि कौन लगा रहा है किस पे। याद रखना जिस पे लगता है फोर्स वो पहले लिखेंगे, जैसे अपन 11th क्लास में करते थे। तो अगर Q1 लगा रहा है Q2 पे तो लग किस पे रहा है? Q2 पे। तो जिस पे लग रहा है वो पहले लिखेंगे 2 और जो लगा रहा है वो बाद में लिखेंगे 1। तो अगर हमने कह दिया F21 वेक्टर, तो F21 वेक्टर मींस फोर्स लग किस पे रहा है? Q2 पे, और लगा कौन रहा है? Q1। यानी ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। तो ऑन किस पे है? Q2 पे, तो 2 पहले और लगा कौन रहा है? 1, तो वो 1 बाद में। F21 वेक्टर। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यही होगा, मैग्नीट्यूड तो आप ये लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नाउ इस फोर्स में अभी हमने जो लिखा है यहां पर, ये सिर्फ क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड लिखा है। बट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड अकेला नहीं होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन
के लिए आपने को क्या करना पड़ेगा, इसे वेक्टर बनाना पड़ेगा। है अभी स्केलर, बनाना है इसे वेक्टर। तो एक स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो 11th के कुछ कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहे हैं। 11th क्लास में हमने पढ़ा है अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड अ वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी अगर हमें इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय एनी वेक्टर। लेकिन अगर किसी भी वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डायरेक्शन तो मिल जाएगी उस वेक्टर की, बट उसका मैग्नीट्यूड उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा चेंज। मतलब कि सांप तो मर जाएगा पर लाठी भी टूट जाएगी। और हम काम करना चाहते हैं कुछ ऐसा कि सांप तो मर जाए, लाठी टूटे ना, मतलब कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हो ना और डायरेक्शन मिल जाए इसको। तो इसके लिए हम किसी भी वेक्टर से नहीं, एक पर्टिकुलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, बिकॉज 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, क्या बोलते हैं ऐसे वेक्टर को हम, बाय नॉलेज ऑफ 11th क्लास हम जानते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर को हम कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे मान लिया हमने कहा एन के ऊपर लगा दिया कैप, मतलब एन कैप, कैप लग गया मींस इट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो हम अगर यूनिट वेक्टर से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो एक यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं आर कैप। अब यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्केलर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और चूंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो यहाँ पे डायरेक्शन तो मिल गई लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अब जो यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं आर कैप, इसकी कोई डायरेक्शन तो होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी, तो कौन सा फोर्स हम देख रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। तो जब Q1 लगाएगा फोर्स और Q2 पे लगाएगा फोर्स, मान लो दोनों सिमिलर चार्ज में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो रिपेल करके Q2 को कहां भगाएगा, इस साइड। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। समझ में आ गई ना आया, ये कौन से फोर्स की डायरेक्शन है, F21 वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन है जो Q1 ने लगाया Q2 पे। अब ध्यान ये रहे कि यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगी, Q1 से Q2 की ओर। तो Q1 से है Q2 की ओर है तो यहां सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे 1 2। तो इस तरह से ये आया वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से जब फोर्स निकाल रहे हैं तो वैसे तो फॉर्मूला ये होता है F = Q1 Q2 / R² स्केलर फॉर्म में, बट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F के ऊपर वेक्टर लगना है। स्केलर फॉर्म में हमने मेंशन नहीं किया था कि किसने लगाया किस पे, बट वेक्टर फॉर्म में ये कंपलसरी है हम मेंशन करें कौन लगा रहा है किस पे। तो जब मैंने 2 1 वेक्टर लिख दिया F21 वेक्टर, इट मींस लगा कौन रहा है, Q1 लगा किस पे रहा है, Q2 पे। जिस पे लगता है वो पहले लिखते हैं, जो लगा रहा है वो बाद में। मैग्नीट्यूड वही का वही रहा। डायरेक्शन देने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया किसका, आर कैप का, जो कि एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है Q1 to Q2। तो सफिक्स में नीचे लिख दिया 1 2, यानी R12 कैप क्या है यहां पर, तो मेंशन कर देंगे वेयर R12 cap is a unit vector whose direction is from Q1 to Q2। Any problem? समझ में आया कि नहीं। ये वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ का अभी हमने कौन सा फोर्स देखा, जो Q1 ने लगाया Q2 पे। अब 11th क्लास में हमने पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिजिक्स में किसी को कुछ आता हो या ना आता हो, ये सबको पता है। क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पहले क्या हुआ, एक्शन। Q1 ने लगा दिया Q2 पे फोर्स, दिस इज एक्शन। तो रिएक्शन नहीं होगी क्या, Q1 ने लगाया Q2 पे तो Q2 छोड़ देगा क्या, तो Q2 भी लगाएगा Q1 पे फोर्स। तो अभी हमने निकाला फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। अब निकालेंगे क्या, फोर्स exerted by Q2 on Q1, by Q2 on Q1। तो फोर्स एक्टेड बाय Q2 ऑन Q1, ये फोर्स जो होगा वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो F तो लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म वेक्टर भी लगेगा, और सफिक्स में क्या लिखेंगे, तो कौन लगा रहा है किस पे, तो भैया लगा रहा है Q2 लगा रहा है Q1 पे। तो जिस पे लग रहा है 1 वो पहले लिखेंगे Q1, और जिस पे लग रहा है वो बाद में लिखेंगे 2। तो इसको हम लिखेंगे F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर अगर कह दिया इसका मतलब कौन सा फोर्स है, जो Q1 पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, Q2। तो फोर्स एक्टेड बाय Q2 ऑन Q1। क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आई ना। मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R², बट केवल मैग्नीट्यूड है।
वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और डायरेक्शन देने के लिए आपको बताया अभी फंडामेंटल कि हमें क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना। यूनिट वेक्टर यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, आर कैप लग गया, यूनिट वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी अब, तो ये फोर्स कौन सा है जो Q2 लगा रहा है Q1 पे, तो Q1 ने Q2 पे लगाया, डायरेक्शन इस तरफ थी फ्रॉम Q1 टू Q2, और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी फ्रॉम Q2 टू Q1। ये कौन सा फोर्स है, F12 वेक्टर। डायरेक्शन क्या है इसकी, फ्रॉम Q2 टू Q1। अब Q2 से Q1 है तो 2 पहले 1 बाद में लिख देंगे, और ये हो गई इक्वेशन 2। एनी डाउट? जैसे R12 कैप यूनिट वेक्टर था, R21 कैप भी यूनिट वेक्टर है, लेकिन उसके बारे में लिखा था R12 कैप इज यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम Q1 टू Q2, यहां लिख लेंगे हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम Q2 टू Q1। बात वही लिखनी है यहां पर भी, तो वेयर R21 कैप is unit vector whose direction is from Q2 to Q1। तो इससे वेक्टर फॉर्म में हमने देखा तो कूलॉम्स लॉ के ये दो फार्मूले आ गए। ये इसके लिए है कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों समझ में आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि कौन लगा रहा है किस पे और डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। और ये कौन सा फोर्स है जो Q2 ने लगा दिया Q1 पर, इसका भी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कौन लगा रहा है किस पे और डायरेक्शन क्या होगी। इसलिए कूलॉम्स लॉ जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये मेंशन करना जरूरी है कि Q1 लगा रहा है Q2 पे या Q2 लगा रहा है Q1 पे, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर है कि नहीं? इसकी डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम Q1 टू Q2, उसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम Q2 टू Q1। बट आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, जितना मैग्नीट्यूड इसका था उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है, केवल फर्क किसका है, डायरेक्शन का। R21 कैप और R12 कैप में क्या डिफरेंस है, बोथ आर यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये भी क्लास 11 का कंसेप्ट है कि क्या कहते हैं ऐसे वेक्टर्स को जिनके मैग्नीट्यूड्स हो सेम बट डायरेक्शंस हो अपोजिट। याद कीजिए क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शंस हो अपोजिट, वो कहलाते हैं एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड होते हैं सेम बट डायरेक्शंस होती हैं अपोजिट। तो अगर हम बात करें R21 कैप की, तो R21 कैप अपोजिट वेक्टर होगा कि नहीं R12 कैप का, बिकॉज मैग्नीट्यूड में तो इक्वल ही है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड 1 होगा, बट इसकी डायरेक्शन क्या है Q1 टू Q2 और इसकी क्या है Q2 टू Q1, तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जैसे हमने कहा बी ए वेक्टर अपोजिट वेक्टर है किसका, ए बी वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे अपन, इक्वल का साइन बनाते थे और माइनस साइन लगाते थे और उसका उल्टा कर दिया ए बी वेक्टर, तो बी ए वेक्टर वाज अपोजिट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर। सिमिलरली यहां पर R21 कैप अपोजिट वेक्टर है किसका, R12 कैप। कैसा लिखेंगे हम, बात समझ में आई? और अगर ऐसा है तो देयरफॉर भैया 21 वेक्टर और F12 वेक्टर में यही तो डिफरेंस था केवल, तो मतलब अगर ये दोनों अपोजिट वेक्टर तो ये भी अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे, मतलब कि F12 वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। एनी डाउट? कुछ क्लिक किया कि नहीं आपको? ये देख के कुछ याद आ रहा है, कुछ भूली बिसरी यादें ताजा हो रही हैं? जी हाँ, क्लास 11th में ये हमने पढ़ा था कि मैथमेटिकल फॉर्म था किसका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो यहां से एक बात और क्लियर हो रही कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा और अंत में जो रिजल्ट आया वो कौन सा रिजल्ट आया, जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ इज आल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपने पढ़ा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। एनी डाउट? स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ के ऊपर। थ्योरेटिकली अपन एक्सप्लेन कर लिया स्केलर फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी। तो कूलॉम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हम ले रहे हैं बेसिक न्यूमेरिकल, और वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। तो क्वेश्चन को पढ़ के पहले तो समझना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अंदर यहां पे आप देखें चार्जेस दिए हुए हैं आपको। चार्ज को डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। दो चार्जेस दिए हैं तो दो चार्जेस कौन से होंगे, एक होगा Q1 एक होगा Q2।
तो दो चार्जेस जो आपको दे रखे हैं, एक होगा Q1, तो गिवन में अपन लिख लेंगे गिवन Q1 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, एंड Q2 आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। ये तो हमारे दो चार्जेस हो गए Q1 एंड Q2 जो गिवन है। और इसके अलावा आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है दो चार्जेस के बीच का, उन्होंने कहा है प्लीज 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो 30 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब सेंटीमीटर में दिया डिस्टेंस है, ये R है, ये डिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। तो R इक्वल टू कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। डायरेक्ट मत रख देना, सेंटीमीटर में दिया है, इसे मीटर में चेंज करना मत भूलना, वरना आपने देखा Q1 Q2 दिया, R दिया, बड़ी जोर से आपको फॉर्मूला याद है और आपने सीधे रख दिया, वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। तो याद रखिए सेंटीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में दिया है, इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर में। फॉर्चुनेटली यहाँ चार्जेस कूलम में डायरेक्ट दे रखे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो भी दिए होते माइक्रो कूलम या पिको कूलम में कन्वर्ट करते हम उनको। क्लियर है? तो यहाँ ये सब चीजें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर जैसे देखा आप इसे कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बड़े बच्चे 10 टू द पावर -2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 कर दिया, तो -2 कर दिया, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि ये 0 जो है वो 10 की पावर में एडजस्ट कर लेते हैं अपन। तो 30 का 0 हटाया 3 रह गया केवल, और ये 0 हो जाएगा, तो 10 की पावर में एडजस्ट हो जाएगा, 10 की पावर 1 प्लस हो जाएगी। तो 3 इंटू 10 की पावर, और बोलेगा -2 में 1 प्लस कर दिया, -3 मत कर देना, -2 + 1 यानी -1। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर, ये आ गया आपका क्या, R। तो अब आपके पास Q1 है, Q2 है और R भी है। निकालना क्या है, तो आपको निकालना है क्या, फोर्स बिटवीन दोनों स्फीयर, और कहाँ, इन एयर। तो एयर में जब फोर्स निकालना है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं F0 से, तो F0 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने जो गिवन डाटा है वो कलेक्ट कर लिया। देखिए बोर्ड में स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, तो क्या गिवन है वो आपने लिख लिया, इसके भी मार्क्स हैं, कहीं कन्वर्जन की जरूरत है तो कन्वर्ट भी कर लिया, उसके भी मार्क्स हैं। और अब आपको कौन सा फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला मेंशन करेंगे। तो बाय फार्मूला, कूलॉम्स लॉ का जो फार्मूला है एयर या वैक्यूम के लिए, वो फार्मूला अपन यहाँ यूज करेंगे। तो F0 इक्वल टू होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहां पे वैल्यू रखेंगे हम, वी हैव, तो F0 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए भाई मैंने बताया था अगर न्यूमेरिकल्स में हम रखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी है Q1 Q2 की और R की, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। तो क्या होती है वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो वो यहाँ पे रखेंगे हम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू व्हाट इज Q1, Q1 क्या है अपना, तो Q1 है 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो वो रखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -7 Q1 की जगह, इंटू Q2 की जगह क्या रखेंगे, व्हाट इज Q2, Q2 is 3 इंटू 10 टू द पावर -7। तो Q1 हो गया, Q2 हो गया, एंड होल अपॉन R²। व्हाट इज R, तो R आपका ये है 30 सेंटीमीटर लिख देना। R कितना है आपका, ये जो आया सॉल्व करके 3 इंटू 10 टू द पावर -1। और ध्यान रखना जल्दी में कई बार बच्चे स्क्वायर करना भूल जाते हैं, R का क्या होता है स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर भी करना मत भूलना, यहाँ स्क्वायर करा अपन ने, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो एज इट इज रहेगा, इंटू ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, और इंटू 10 की पावर -7 इंटू में पावर ऐड हो जाती है, तो -7 कितना हो जाएगा, -14, एंड होल अपॉन R का स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 10 टू द पावर, ये -1 है, स्क्वायर करेंगे तो -2। क्लियर है, स्क्वायर करेंगे तो पावर जो भी है वो डबल हो जाएगी, क्यूब करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो यहाँ -1 पावर में है तो स्क्वायर किया तो क्या हो गया -2। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया -1 का स्क्वायर तो सर +1 होता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे -1 भी पावर में, 2 भी पावर में, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -1 इंटू 2 क्या होगा -2। बेटा अब ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, 6 इंटू
ऊपर सब कुछ कट गया, 6 बचा, 6 इंटू, अब 10 की पावर सॉल्व करनी है हमको, तो ये नीचे जो 10 की पावर -2 है ना, इसको भी ऊपर ले जाओ, तो -2 पर जाके +2 हो जाएगा, 9 + 2 क्या हो जाएगा 11, और 11 - 14, 11 - 14 कितना होगा -3, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, और फोर्स है तो काय में आएगा, न्यूटन में, दैट्स योर आंसर। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का अपन ने किया, बेसिक क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इट्स वेरी इजी, सिंपल, एप्लीकेशन समझ में आया आपको इससे, बोलिए कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, समझते हैं क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। आपसे पूछा यह है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। मतलब आपको दो चार्जेस दे रखे हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं, तो दोनों चार्जेस को अपन एक को Q1 एक को Q2 मान लेंगे। बेशक एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, लेकिन हमने आपको बताया था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को। तो यहां पर हम चार्जेस का केवल क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, यानी साइन नहीं लेना है, नेगेटिव भी है तो भी हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, नहीं पॉजिटिव भी लेंगे, ओके। और यहां पर आपको चार्जेस माइक्रोकूलम में दिए हैं, तो देखिए आपको कंसेप्ट बताया था मैंने कि जनरली चार्जेस आपको माइक्रोकूलम में मिलते हैं, और अगर चार्जेस माइक्रोकूलम में दिए हैं तो उन्हें हमें कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कन्वर्जन बताया था मैंने कि 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है। कैलकुलेशन को कन्वीनियंट बनाने के लिए कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे जो डेसिमल में दे रखा होता है वो डेसिमल हटा के उसको भी 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे 0.4 है तो पीछे से हम देखेंगे 0.4 में पीछे से 8 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो हम उसको 4 × 10 की पावर -1 लिख लेंगे। ऐसा करने से पावर हमारा सॉल्व करना आसान हो जाता है, डेसिमल का रट्टा खत्म हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, तो आपको दो चार्जेस गिवन है, एक है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा है -0.8 माइक्रोकूलम, ये Q1 और ये Q2 हो जाएगा। तो गिवन में अपन लिख लेंगे व्हाट इज Q1, तो Q1 इज 0.4 माइक्रोकूलम। Q1 हमारा क्या है, 0.4 माइक्रोकूलम है, ले रहे हैं। अब माइक्रोकूलम में दिया है, उसे कूलम में कन्वर्ट करेंगे, और साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि डेसिमल को भी 10 की पावर में कन्वर्ट करना, ये बढ़िया काम होता है, कर लिया करो। तो 0.4 में 8 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो 0.4 को तो हम लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर -1, और इधर माइक्रोकूलम में दिया है तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई कर दिया, और अब ये कूलम में आ जाएगा, यानी 4 × 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -1 एंड -6। तो प्रोडक्ट में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो -1 एंड -6 यानी -7। तो पहला चार्ज Q1 हो गया 4 × 10 टू द पावर -7 कूलम। बताइए कहीं कोई दिक्कत। सिमिलरली दूसरा चार्ज देख लेते हैं Q2। ऑल्दो Q2 नेगेटिव दिया है -0.8 माइक्रोकूलम, लेकिन ध्यान रहे चार्ज अगर नेगेटिव दिया भी है तो भी हमें सिर्फ चार्ज का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, साइन से मतलब नहीं है हमको। तो हम क्या करेंगे, साइन नहीं लेंगे, सिर्फ लिखेंगे 0.8 माइक्रोकूलम यानी मैग्नीट्यूड लिखेंगे ओनली। और फिर जैसे 0.4 को लिखा था 4 × 10 की पावर -1, 0.8 को लिख सकते हैं क्या, 8 × 10 टू द पावर -1। एंड अगेन यहां माइक्रोकूलम है, चेंज करना मत भूलना, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, एंड नाउ ये चार्ज कूलम में आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, तो 8 × 10 टू द पावर -6 कितना हो गया, -7, यानी Q2 आ गया 8 × 10 टू द पावर -7 कूलम। तो हमारे को दो चार्जेस दिए हैं, Q1 और Q2 निकल गया अपना। आपसे ये कहा है कि एक यानी Q1 जो है उसके कारण दूसरे चार्ज यानी Q2 पे एयर में कितना फोर्स लगता है, तो ये क्या दिया है, फोर्स दिया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का फोर्स जो है एयर में वो दिया हुआ है कितना 0.2 न्यूटन। यानी कि हम इशारों में लिखेंगे तो फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से। इन एयर है तो एफ नॉट दे दिया, एफ नॉट दे दिया 0.2 न्यूटन। इतना समझ में आया कि नहीं आया? और अब आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं किससे, आर से। तो यहां पर आर आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में Q1 Q2 और R तीनों दे रखे थे और निकालना था F नॉट। यहां पे Q1 Q2 दिया है, F नॉट दिया और निकालना क्या है, R। सबसे पहले तो फॉर्मूले पे जाएंगे। फॉर्मूला होता क्या है, बाय फॉर्मूला F नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वी हैव, अब चूंकि हमें निकालना है R, तो R स्क्वायर को तो ले जाएंगे कहां, F नॉट की जगह। तो F नॉट आ जाएगा ऑब्वियसली R स्क्वायर की जगह। तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन F नॉट। इज दैट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें चाहिए क्या, R चाहिए, तो R स्क्वायर उधर ले गए, F नॉट गिवन है उसको नीचे ले आए। अब ये सारी वैल्यूज यहां पे हम पुट कर देंगे। तो रखिए वैल्यूज, R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू याद हो गई होगी सबको, क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2। व्हाट इज Q1? Q1 इज 4 इंटू 10 टू द पावर -7 into what is Q2? Q2 is 8 into 10 to power -7 and whole upon F naught. What is F naught? तो F naught आपका है 0.2। एक काम करते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया, डेसिमल हटा के 10 की पावर में कन्वर्ट कर लो। तो 0.2 में 2 लिखेंगे हम, और कितना डिजिट छोड़ के डेसिमल है पीछे से, एक डिजिट छोड़ के, तो 10 की पावर -1। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -1। एनी डाउट? अब अगर हम चाहें तो यहां से 2 से 8 जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो अब आप यहां पर देखें तो R स्क्वायर की वैल्यू आ रही है क्या, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144। तो 144 तो आ गया ये सॉल्व करके। बाकी 10 की पावर्स देख लीजिए आप, ये 9 है, नीचे से -1 ऊपर जाके प्लस के 1 हो जाएंगे, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा 10। और ये -7 हो जाएगा -14, तो 10 - 14 यानी -4। तो 144 इंटू 10 टू द पावर -4 ये आया हमारा। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट R, दिस इज R स्क्वायर। क्या आया, ये R का स्क्वायर आया। निकालना क्या है हमको, R। तो हम क्या करेंगे, R स्क्वायर जब इतना है तो R क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे किसका, 144 इंटू 10 टू द पावर -4 का। तो भाई 144 तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 12 का। तो 144 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाएगा आपका 12, और इंटू 10 टू द पावर, देखिए स्क्वायर करते हैं तो पावर डबल हो जाती है, स्क्वायर रूट करते हैं पावर हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हाफ कर देंगे पावर का, -4 का हाफ -2, यानी 12 इंटू 10 पावर -2। और ऐसा ही सिस्टम में तो क्या में आएगा, मीटर्स में। तो आंसर ये भी हो सकता है 12 इंटू 10 पावर -2 मीटर्स। एंड एज यू नो कि 10 पावर -2 मीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना चाहे तो आंसर ये भी हो सकता है 12 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? तो देखो भाई, अभी ये जो क्वेश्चन अपन ने किए, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स थी, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। इन दोनों से आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आ गया होगा। अब ये मत सोचना कि सर ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन कराएंगे क्या सारे, नहीं। अब धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा होनी चाहिए, ये हमारे टीचिंग प्रिंसिपल्स के अंदर आता है, फ्रॉम इजी टू हार्ड। तो पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्मूला पकड़ बनाएंगे अपनी। कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th में न्यूमेरिकल करे ही नहीं होंगे, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल आएगी। कन्वर्जन वगैरह कुछ नहीं आ रहे उनको, अप्लाई करना नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल देख के हाथ पांव फूल जाते हैं। तो शुरुआत हम वहां से करा रहे हैं। इन दो न्यूमेरिकल्स के जरिए हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी बताया आपको,
जैसे सेंटीमीटर उसको मीटर में बदला अपन ने, माइक्रोकूलम को कूलम में बदला अपन ने, डेसिमल है तो उसको 10 की पावर में कन्वर्ट किया, कैसे कैलकुलेशन किया। तो मैं बात के चलता हूं, मैं उन बच्चों के हिसाब से भी लेके चल रहा हूं कि जिन्होंने वाकई 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, वो भी अगर मेरी क्लास अटेंड करेंगे तो ध्यान रखें, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नीचे से ऊपर तक ले जाऊंगा, जीरो से हीरो बना दूंगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बस पेशेंस के साथ हौले हौले जैसे मैं बताता जा रहा हूं, अब अगले टर्न पे आज अपन ने थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए, फॉर्मूले पकड़े और अभी और कराएंगे 1-2 क्वेश्चंस, देन उसके बाद अगले टर्न पे थोड़ा सा लेवल इससे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके लेवल को इंक्रीज करते ले जाएंगे। और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें वेक्टर्स इन्वॉल्व होगी, ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी वेक्टर की नॉलेज भी देंगे आपको। तो पहले आज एक क्वेश्चन अपन और देख रहे हैं, यह भी एक अच्छा इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए पकड़ना है कंसेप्ट, क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर। है बहुत इजी, पकड़ के तो बहुत जल्दी से सॉल्व होगा क्वेश्चन, लेकिन क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना, या दिमाग लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। 2 चार्जेस placed in air, 2 charges placed in air repel each other, repel कर रहे हैं एक दूसरे को। 2 charges placed in air repel each other by a force of 10 to the power minus 4 न्यूटन, ठीक है ना। तो 2 चार्जेस हैं, चार्जेस की मैग्नीट्यूड नहीं दी आपको, बस इतना बता दी कि 2 चार्जेस हैं, वो 2 चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं वो फोर्स आपको दे रखा है। 2 चार्जेस के बीच का फोर्स जो है वो कितना है, 10 to the power -4 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं। और कहां है, इन एयर, तो एयर में 2 चार्जेस के बीच का फोर्स दिया है। तो बच्चों इतनी बात से अपन ने ये पकड़ लिया कि क्या गिवन है, तो फोर्स गिवन है, फोर्स को डिनोट किससे करते हैं, एफ से। और कहां गिवन है, एयर में, तो एयर के लिए अपन ने साइन बना दिया था, बताइए था F0 से रिप्रेजेंट कर दें, तो F0 आपको गिवन है और कितना गिवन है, 10 to the power -4 न्यूटन। ये वैल्यू किसकी गिवन है, F0 की। ये 2 चार्जेस के बीच का फोर्स दिया है किसमें, एयर में, कितना दिया था, 10 to the power -4 न्यूटन। तो 2 चार्जेस में एयर में फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F0 से, तो F0 इक्वल टू 10 to the power -4 न्यूटन। इसके बाद आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, इस लाइन को गौर से पढ़िए। व्हेन ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के बीच जो स्पेस है, गैप है, उसमें हमने क्या रख दिया, ऑयल। ऑयल एक मीडियम है, अभी तो दोनों के बीच में क्या थी, एयर थी, तो एयर में 2 चार्जेस के बीच का फोर्स क्या था, F0। लेकिन जैसे ही ऑयल इंट्रोड्यूस किया तो दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स अब ऑयल में, वो उन्होंने बताया कितना हो जाता है, फोर्स बिकम्स 2.5 इंटू 10 to the power -5 न्यूटन। मीन्स ये कौन सा फोर्स है, ये ऑयल यानी मीडियम में फोर्स है। मीडियम में फोर्स को डिनोट करते हैं किससे, Fm से। तो Fm आपको गिवन है, कितना गिवन है Fm, 2.5 इंटू 10 to the power -5 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं। तो ये आप ध्यान दीजिए, F0 आपको गिवन है, Fm आपको गिवन है। क्वेश्चन में आप पूछा क्या जा रहा है, पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर क्या, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ऑयल। ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपसे पूछा है, ठीक है कि नहीं। तो ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल के से, तो के आपको पूछा है। अब क्वेश्चन बिल्कुल ये डाटा कलेक्ट करने का फायदा होता है भाई, न्यूमेरिकल्स जो बच्चे कंपटीशन के लिए भी करते हैं ना, जल्दबाजी में एकदम से गरम गरम खा जाओगे, मुंह जल जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले डाटा कलेक्ट करने में कुछ हर्ज नहीं होता, उससे आपको आइडिया लग जाता है क्वेश्चन का कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है और कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो आप देखिए F0 आपको गिवन है, एयर में 2 चार्जेस के बीच का फोर्स, जब उनके बीच ऑयल इंट्रोड्यूस किया आपने तो मीडियम बन गया, मीडियम में फोर्स ये हो गया 2.5 इंटू 10 पावर न्यूटन, और ऑयल यानी मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट किया हमें फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कुछ याद आ रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किसी मीडियम में 2 चार्जेस के बीच का फोर्स Fm इक्वल टू होता है F0 अपॉन K। बस फॉर्मूला सही याद आ गया ना, तो काम बन गया अपना, ठीक है कि नहीं। पहले तो ये देखना है कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, और फिर उनके बीच क्या रिलेशन है, ये जैसे याद आ गया तो फॉर्मूला आपका हो गया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना K है, तो यहीं से K इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो K जाएगा Fm की जगह, Fm आ जाएगा K की जगह, तो K इक्वल टू हो जाएगा F0 अपॉन Fm। Now put the values of F0 and Fm. What is F0? F0 is 10 to the power -4 upon what is Fm? Fm is 2.5 into 10 to the power -5। बोले भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अब तो केवल सॉल्व करना बाकी है। 2.5 में देखा नीचे
डेसिमल लगा हुआ है। डेसिमल कितने डिजिट छोड़ के लगा है? 8 डिजिट छोड़ के पीछे से। तो न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए यहां से डेसिमल हटाया, इनटू ऊपर क्या हो गया 10। बात समझ में आएगी नहीं? अगर 2 डिजिट छोड़ के होता पीछे डेसिमल तो ऊपर इनटू में क्या हो जाता 100। अब ऊपर है 10 और नीचे है 25, तो 10 इज स्मॉलर देन 25। इधर यहां पे आप ये भी देख रहे हैं कि 10 की पावर -5 है। एक काम करते हैं कि ये 10 की पावर -5 को ऊपर ले जाते हैं। तो 10 तो ये था ही हमारा, ये 10 की पावर -5 ऊपर जाके क्या होगा 10 की पावर +5, और 10 की पावर -4 ऑलरेडी है, तो 5 - 4 यानी क्या हो जाएगा 1। तो 10 × 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब भी 10 ही होता है, 10 रहने देते अपन। और नीचे 10 की पावर -5 तो चला ही क्या ऊपर, नीचे केवल क्या रहेगा 25। नाउ 10 10 या 100 और अपॉन 25, तो 25 4 जाओ तो 100, आंसर आ जाएगा 4। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट होती नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बताइए कोई दिक्कत? इजी है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फॉर्मूला बस याद हो तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे बढ़ रहे हैं आगे। तो आज कुछ इजी क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं, कल अपन थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चंस पे आएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपना। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, कुछ आपको और चीज़ें बताएंगे, जैसे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस आते हैं कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड, वो बताएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ फैक्टर इन्वॉल्व होगा, थोड़ा सा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वगैरह जरूरत पड़ेगी तो वो आपको बताएंगे हम, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। कूलॉम्स लॉ को अपन ने आज कंटिन्यू किया, आज इसको पूरा एंड किया स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म में। जितने भी उसके कंसेप्ट थे उनको अपन ने अभी थोड़ा सा अप्लाई किया न्यूमेरिकल्स में। और आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।